हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और आपको मैं यूनिट 6 स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब त्रिविम रसायन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की करा रहा हूँ। लेक्चर 10 की बात करते हैं। ठीक है, आज लेक्चर 10 है। इससे पहले की वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक के जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको करा रहा था त्रिविम रसायन में आपके गृह से सनूपर चल रहा था। ओके, तो आगे बात करते हैं क्या होता है। इसको हम क्या करते हैं, गृह से सनूपर को हम पढ़ा रहा था। इसको निम्न प्रकार क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें अणुओं का कन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था। कन्फॉर्मेशन न्यूटन प्रोजेक्शन कहलाता है। ओके, तो इस टाइप से हमें एक फिगर बनाना है जो कि आपको दर्शाता है गृह से सनूपण के बारे में। ठीक है, इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं यहाँ से कि गृह से सनूपण क्या है। तो यहाँ से आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बता सकते हैं। जो परिभाषा थी मैंने इसके पहले लिखा थी, इसका फिगर आपका रह गया था। फिर आपका स्टेजर्ड, ठीक है, स्टेजर्ड कन्फॉर्मेशन को बोलते हैं सांतरित सनूपण। ये आपको शॉर्ट में पूछाते हैं, इंपोर्टेंट है। ओके, तो यदि ईथेन मॉलिक्यूल में पीछे वाले कार्बन को इस प्रकार घुमाते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दें। समझ गए? इसमें क्या होता है कि ईथेन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें पीछे वाले कार्बन को हम इस प्रकार घुमाते हैं कि जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं उस पर लगे होते हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दें। तो इस सरूपण को क्या बोलते हैं, स्टेजर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। वही बात है कि हम ईथेन मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से हम इसको फिगर आउट करते हैं। जैसे ये देखो, इन संरचना में इस आपको संरचना पे बनानी है इसकी, ये स्टेजर्ड कॉन्फॉर्मेशन में हल्का सा इसको फिगर आउट मैंने किया है। तो स्टेजर्ड कॉन्फॉर्मेशन में दोनों कार्बन से जुड़े एच एटम जितना संभव हो एक दूसरे दूर स्थित होते हैं। तो दोनों एच एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ये फिगर आउट कर लीजिए। ये इसकी क्या त्रिविम संरचना है, स्टीरियो है। ओके, एक दूसरे दूर स्थित होते हैं तथा स्टेजर्ड कन्फॉर्मेशन में सभी हाइड्रोजन एटम एक दूसरे विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए स्टेजर्ड कन्फॉर्मेशन को एंटी कन्फॉर्म कहते हैं। देखो, एक दूसरे विपरीत दिशा में है। ये जो हाइड्रोजन है इसके विपरीत दिशा में, ये हाइड्रोजन इसके विपरीत में है, ये हाइड्रोजन इसके विपरीत में, ये हाइड्रोजन इसके विपरीत में है। समझ गए? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेजर्ड कन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एंटी फॉर्म भी कहते हैं। कि इस कन्फॉर्मेशन की एंटी फॉर्म क्या होती है, तो समझा देंगे कि एंटी फॉर्म हमारी क्या होती है। ओके, अब मेल्विन न्यूटन के अनुसार स्टेजर्ड कॉन्फॉर्मेशन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया सकता है। हम इसको कैसे इसको शो करते हैं, तो ये देखो हमारी चारों दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 सभी हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग दिशा में हमने इसको लगा रखा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेजर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, सांतरित सनूपण। आगे देखते हैं। फिर आपको जो थर्ड है लास्ट, वो आता है आपका स्क्यू और गॉचे कन्फॉर्मेशन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्यू एंड गॉचे कन्फॉर्मेशन, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रसित और स्टेजर्ड के मध्य की असंख्य संरचनाओं को स्क्यू और गॉच कन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब जो ने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो पढ़ा था, उनके मध्य की जो असंख्य संरचनाओं को स्क्यू और गॉच कन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ईथेन मॉलिक्यूल के स्क्यू कन्फॉर्मेशन में कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ना तो एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं और ना ही एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ना तो एक दूसरे पास में होते हैं, ना आपके दूर स्थित होते हैं। मेल्विन न्यूटन के अनुसार स्क्यू कन्फॉर्मेशन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया सकता है या शो किया सकता है। तो हमने यहाँ पे स्क्यू कन्फॉर्मेशन को शो किया है। देखो, ना हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में है, ना आपके दूर है। तो इस टाइप से इसका आपको फिगर यहाँ पे बनाना है। फिगर नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आधे नंबर मिलेंगे। तो फिगर को आप जरूर ड्रॉ करके आइएगा। अब है पॉइंट आपका स्टेबिलिटी। हम स्थायित्व देखते हैं कि तीनों में किसका स्थायित्व ज़्यादा है। हमने आपसे पढ़ा था अभी सांतरित, ग्रसित और आपका स्क्यू वाला। तो तीनों में कौन सा ज़्यादा आपका स्टेबल है या स्थायित्व है, समझते हैं। पहला, विभिन्न कन्फर्मेशंस में स्टेजर्ड कन्फर्मेशन सबसे अधिक स्थायी होता है और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ग्रसित सबसे कम स्थायी होता है, जिससे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्टेज मैंने आपको समझाया था। इक्लिप्स्ड के बारे में फर्स्ट वाला जो था पहले की वीडियो में समझाया था, लेक्चर आपने 9 में देखा होगा। जब नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से निकट आते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। नॉर्मल सी बात है, जब कोई भी एटम आपके एक दूसरे पास में आएगा तो उनके बीच क्या होगा, एक आकर्षण बल क्या होगा, कार्य करने लगता है, जिसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब ये परमाणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है जब निकट आते हैं तब, जिससे निकाय की ऊर्जा बढ़ जाती है और इनका स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पहले वाला का पॉइंट है कि इसका स्थायित्व कम क्यों होता है।
इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होता है कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन में जितना संभव हो सभी नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण इसमें प्रतिकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। जब दूर दूर स्थित होंगे, अधिकतम दूरी पर होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, जो प्रतिकर्षण बल का मान सबसे अधिक होगा। इसलिए क्या होगा, हमारे इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो का स्तर सबसे कम होता है। तो ये रीजन हमारा कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन का मान कम क्यों होता है। ओके, आप समझेंगे आगे। स्टेजर कन्फर्मेशन में सभी नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एक दूसरे अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, तो स्क्यू कन्फर्मेशन में सभी क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ना तो अधिकतम दूरी पर स्थित और ना ही एक दूसरे से निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब जो थर्ड वाला हमारा पॉइंट था उसमें, जिसके कारण इनका जो स्थायित्व है वो स्टेज में इक्लिप्स कन्फर्मेशन से मध्य होता है, बराबर रहता है। स्क्यू तो हमारा मध्य में आ गया, स्टेजर सबसे अधिक का स्थायित्व होगा और इक्लिप्स का सबसे कम स्थायित्व होता है। ठीक है, आगे की जो वीडियो है 1-2 मिनट की आपको PDF पे पढ़ाता हूँ, जिससे आपका सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। नोट सहित आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना है 9411009110 पे, और आपको सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, कन्फर्मेशन इन एन-ब्यूटेन। तो कन्फर्मेशन इथेन मॉलिक्यूल के, एन-ब्यूटेन का कन्फर्मेशन इथेन मॉलिक्यूल के ये है कि कन्फर्मेशन से अधिक जटिल होता है। एन-ब्यूटेन में सभी कार्बन एटम एक सीधी चेन में व्यवस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु एक दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और एन-ब्यूटेन में 3 कार्बन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, जिनमें से 2 सिग्मा बॉन्ड सिरे पर तथा 1 सिग्मा बॉन्ड मध्य में स्थित होता है। तो ये जो सब चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं कि कितना हमारा कार्बन एटम वो स्टेबल है, हाइड्रोजन एटम स्टेबल है। यदि ईथेन मॉलिक्यूल के दोनों कार्बन से जुड़े एक एक हाइड्रोजन एटम को मिथाइल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। जैसे नीचे फिगर में देखेंगे आप, इसमें आपको एन ब्यूटेन दिखाया गया, इसमें आपको 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका फ्रंट पे जुड़ा हुआ है, तो 4 आपके हाइड्रोजन एटम है। तो वही हमने इसमें शो किया कि यदि ईथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम है वो मिथाइल ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है। इसमें आपकी फिगर्स को हम अवॉइड करेंगे। यदि एन ब्यूटेन में कार्बन दूसरा और तीसरा कार्बन सिग्मा बॉन्ड से रेशन का अध्ययन किया जाए तो वह स्थिति ईथीन के समान होगी, परंतु एन ब्यूटेन में इक्लिप्स एंड स्टेजर कन्फर्मेशन एक से अधिक होती है। इस प्रकार एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशन ईथेन मॉलिक्यूल से आपका जटिल होता है, क्योंकि सीधी का चेन आपके वहाँ पे सही, और हाइड्रोजन एटम क्या है आपके दूर दूर और दूर दूर भी है, पास पास में स्थित है। यदि C2 C3 सिग्मा बॉन्ड में C2 C3 में किसी एक को स्थिर माना जाए तो रोटेशन करने पर 6 कन्फर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपकी कन्फर्मेशन है, स्टेजर कन्फर्मेशन, पार्शियली इक्लिप्स्ड और आपकी स्क्यू कन्फर्मेशन। इसको आपको मैंने पहले समझा था, फिगर में बनवाया था। इस टाइप से आपको इसमें फुल्ली शो करना है। ठीक है, ये आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड, स्क्यू और पार्शियली इक्लिप्स्ड। ओके, तो सब 6 की 6 रचना आपको बना ली जो कि आपकी एन ब्यूटेन में शो करती हैं। इनके बारे में जो लिखा जाएगा लैंग्वेज वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब जो फिगर्स हैं आपके तीनों 6 फिगर्स सबको आप कंप्लीट कर लीजिए और तीनों को 6 को आप बना लीजिए।